Students, welcome once again to the Owl Academy of Education. In our series for combined preparation of optional papers, that is botany and zoology की जो हमने सीरीज स्टार्ट की है, किसके लिए? IAS और IFOS या IFS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस मेन एग्जाम्स के लिए, मेंस एग्जाम्स के लिए ये सीरीज स्टार्ट की है। उसका एक वीडियो आप पहले देख चुके हैं, जिसमें हमने इन दोनों की कंबाइंड प्रिपरेशन के लिए दोनों सब्जेक्ट्स की मेन पेपर्स की कंबाइंड प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटजी डिस्कस की थी बॉटनी की। अब हम बॉटनी की प्रिपरेशन में आज अपना पहला वीडियो डालने जा रहे हैं। इसमें हम जो है फेनेरोगैम्स, जो आप सिलेबस देखोगे बॉटनी के फर्स्ट पेपर का, बॉटनी पेपर फर्स्ट में जो फेनेरोगैम्स का जो पोर्शन है उसके अंदर जो है ये एंजियोस्पर्म्स वाला जो लेसन है, उसके अंदर ये चैप्टर है ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। आज इसके ऊपर हम अपनी डिस्कशन करेंगे। और ये जो पोर्शन है ये सिर्फ IFOS इंडियन फॉरेस्ट सर्विस के लिए है। IS में ये पोर्शन जो है IS के एग्ज़ाम में ये छोड़ दिया गया है, इसलिए अगर IAS वाले इसको छोड़ना चाहे तो इसको छोड़ सकते हैं। IFS वालों के लिए, IFOS वालों के लिए, फॉरेस्ट सर्विस वालों के लिए ये जो है मेंस में ज़रूरी है। रखा इसको इसीलिए गया है, पेपर फर्स्ट के जो सिलेबस है फेनेरोगैम्स, पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था, एंजियोस्पर्म्स के उसमें आता है ये लेसन, और उसके अंदर है ये ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स। ठीक है, राइट। तो आज हम इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। तो स्टूडेंट्स, जैसा कि इसके नाम से ही है पता लग रहा है हमें, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स के जो एंजियोस्पर्म्स हैं वो कैसे ओरिजिनेट हुए और उनकी डेवलपमेंट, उनका इवोल्यूशन कैसे हुआ, ये हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे, राइट। सो इसमें जो सबसे पहले हम समझेंगे वो है एंजियोस्पर्म्स। व्हाट आर एंजियोस्पर्म्स? सो एंजियोस्पर्म इज ए प्लांट दैट प्रोड्यूसेस फ्लावर। एंजियोस्पर्म is a plant that produces flowers, right? So ये जो एंजियोस्पर्म है, it is derived from a couple of Greek words, बहुत सारे ग्रीक वर्ड्स को मिलाया गया है, जिसमें जो है एंजियोन, ANGION, एंजियोन प्लस स्पर्मा, इन दो शब्दों से मिलकर बना है एंजियोस्पर्म्स। सो जो एंजियोन है इसका मतलब है वेसल,
और जो स्पर्मा का मतलब है यहाँ पे सीड्स, राइट। सो एंजियोस्पर्म इज a plant that produces flowers. They are also identified as the flowering plants. It is a very vital group, right? Very vital group. They are the plants that have flowers and they produce seeds. They produce seeds enclosed within a carpel, right? They may include herbaceous plants, shrubs, grasses, and most of the trees are angiospermic. So this was the definition and some basics of angiosperms, right? Now they are the largest and most diversified group in the plant world, and due to this diversity they predominate all other groups of plants, not only in terms of number of their species, which is around over a 250,000, right? Around a 250,000 species are angiospermic, right? Not only they have such large number of species, but they have a very vast number of individual also. They have tremendous evolutionary plasticity and have become adapted to the most diverse environmental conditions. So here a new word has come. What is this? The evolutionary plasticity. So evolutionary plasticity is the evolutionary adaptation. What is meaning of this? Is evolutionary adaptation to the surrounding environment, right? So it happens during their lifespan and they became adapted to the most diverse environmental conditions. So due to this diversity they also become diverse. Due to this diversity in the environmental they also become diverse. So they may be found from, so ये जो है हमें स्नो क्लैड हिमालय से लेकर साल्टी एंड सैंडी फॉरेस्ट डेजर्ट्स तक मिलते हैं, डेजर्ट्स ऑफ एशिया एंड अफ्रीका, राइट। और ये हमें फ्रेश वाटर साफ पानी की झीलों में भी मिलेंगे और मैरीन हैबिटेट्स खारे उसमें भी मिलेंगे। दे हैव वैरायटी ऑफ लाइफ फॉर्म्स, बहुत ज़्यादा उनकी वैरायटी मिलेगी। फ्रॉम माइन्यूट एक्वेटिक वीड्स दैट इज कॉल्ड वोल्फिया, वीड्स को हम वोल्फिया भी बोल देते हैं, टू गिनेटिक ट्रॉपिकल फॉरेस्ट यूकैलिप्टस। वोल्फिया से लेके यूकैलिप्टस तक ये हमें मिलते हैं। जो चीज़ मिलती है वही वो सारी क्या है, एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। और ये छोटी सी झाड़ी से लेकर 100 मीटर तक की हाइट तक के जो है ट्रीज भी मिलते हैं हमें इसके अंदर एंजियोस्पर्म में। तो इनका जो
लाइफ स्पैन है वो भी काफ़ी डाइवर्स है, जैसे उसका मोड भी काफ़ी ढंग जो है डाइवर्स है, जैसे कि मैंने ऊपर बताया आपको। और इसमें जो आ जाते हैं इस मोड में, जो ग्रीन फोटोसिंथेटिक प्लांट्स से हमें ये सैप्रोफाइट्स, एपीफाइट्स और पैरासाइट्स के रूप में भी मिलते हैं, राइट। पैरासाइट्स में ये कुछ इंसेक्टिवोरस एंजियोस्पर्म्स में मिलते हैं, और इसके अंदर आगे हम पढ़ेंगे ये बहुत सारी अडेप्टेशंस, मतलब बहुत सारी जो अडेप्टेशन हमें ये दिखाते हैं वो किस लिए अडेप्टेशन आ जाती हैं उनके अंदर, मॉडिफिकेशंस फॉर ट्रैपिंग स्मॉल इंसेक्ट्स को ट्रैप करने के लिए ये अडेप्टेशंस शो करते हैं। सो ये जो एंजियोस्पर्म्स हैं इसके अंदर बहुत ज़्यादा इवोल्यूशन, इंटेंसिव इवोल्यूशन हुआ है, और अलग अलग जो क्षेत्र हैं, डायरेक्शंस हैं, जो फील्ड हैं उसके अंदर इनमें अलग अलग जो वास्ट इवोल्यूशन हुआ है। और इसका कारण क्या है, डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस, राइट स्टूडेंट्स। सो जितना ज़्यादा डाइवर्स एनवायरनमेंट हमें मिलेगा उतनी ज़्यादा हम डाइवर्स बनते जाएंगे और हमारे अंदर अडेप्टेशंस भी आती जाएंगी उस एनवायरमेंटल कंडीशन के मुताबिक, ठीक है। सो अब ये जो है मान्यता अभी तक चली आ रही है कि जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनका ओरिजिन जो है एक कॉमन ओरिजिन है, राइट। और इस कॉमन ओरिजिन की वजह से उनको हम मोनोफाइलेटिक भी मानते आए हैं। सो यहाँ पे जो मोनोफाइलेटिक आया है इसका मतलब क्या है, मोनोफाइलेटिक। सो मोनोफाइलेटिक का मतलब क्या है, द descendants that has common ancestor, इसका मतलब ये है, यही हमने कहा है कि कॉमन ओरिजिन, तो इसका मतलब हो गया कॉमन एंसेस्टर। और मोनोफाइलेटिक से मिलता जुलता एक अन्य शब्द है पैराफाइलेटिक, which don't have a common ancestor, or they may be this taxon may be defined as a group of organisms that share a common ancestor, right? So आगे चलेंगे हम नेक्स्ट पेज पर। अब जो हमने ये जो एंसेस्टर्स डिस्कस किया तो इसके बारे में हम चर्चा करेंगे, एंसेस्टर्स to the angiosperms, right? Ancestors to the angiosperms. So there has been a considerable difference of opinion as to the time and place of origin of angiosperms. यहाँ पे थोड़ा जो इनका ओरिजिन को लेकर, इनकी एंसेस्ट्री को लेकर थोड़ा सा जो है डिफरेंस ऑफ ओपिनियन है। सब कुछ लोग कुछ कह रहे हैं, कुछ लोग कुछ कहते हैं, राइट। सो कुछ लोग मानते हैं कि जो उनके एंसेस्टर हैं वो कार्बोनिफेरस और पर्मियन पीरियड्स के दौरान हुआ है उनका ओरिजिन,
और दूसरे जो मानते हैं जुरासिक और जुरासिक पीरियड के आसपास जो है उसका उनका ओरिजिन मानते हैं, और कुछ अभी भी उनको मोस्ट रिसेंट मानते हैं कि जो क्रीटेशियस पीरियड्स के दौरान का उसका जो है ओरिजिन मानते हैं, राइट। पर इसके बारे में हम चर्चा करना बहुत मुश्किल है कि एक्चुअल उनका ओरिजिन कब हुआ और कब उनके एंसेस्टर्स जो है आए, ठीक है। तो जो एक कॉमन जो वो है, तो इसमें हम मान लेते हैं कि जो जिम्नोस्पर्म्स के टेरिडोस्पर्म्स, साइकेट्स, बेनिटेट्स, कॉर्डिटेट्स, कॉनिफरेस, जिनीटेट्स और फर्न्स, ये सारी जो चीज़ें हैं, लाइकोपोडियल्स, राइनेल्स, सो इनको जो है हम इनका प्रीकर्सर जो है मान लेते हैं। पे जो नया शब्द है ये है प्रीकर्सर। प्रीकर्सर मतलब कि ये थे ये ग्रुप जिम्नोस्पर्म्स और ये फर्न्स वगैरह और एल्गी जो पहले से ही थे, इनको हम इनका जो है एंसेस्टर मान लेते हैं, ठीक है। और जो चार्ल्स डार्विन हैं, उन्होंने एक बार कहा था इसके एंजियोस्पर्म्स के ओरिजिन के बारे में कहा था, एन एबोमिनेबल मिस्ट्री, के बहुत बुरी मिस्ट्री, जो घिनौनी मिस्ट्री मानते हैं। तो पर आज वक्त बदल चुका है, तो अब हमें जो है इनके बारे में थोड़ा ज़्यादा ज्ञान, इनके ओरिजिन के बारे में थोड़ा ज़्यादा ज्ञान मिला है, हो चुका है, राइट। सो जो ये एंजियोस्पर्म्स हैं, ये वस्कुलर प्लांट्स हैं और इनको जो है दूसरे वस्कुलर प्लांट्स से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। जो इनके मेन जो इमीडिएट एंसेस्टर हैं वो हैं एंजियोस्पर्म्स, ठीक है। पर इन सब चीज़ों का कोई हमारे पास फैक्चुअल बेस नहीं है, और जैसा कि पीछे हमने पढ़ा कि ये डायरेक्टली फॉर्म से या उनसे मिलती जुलती प्रजाति से आए हैं, या उनमें ट्रांजिशनल मतलब कि डायरेक्टली जो है जिम्नोस्पर्मस स्टेज से होते हुए जो है इनकी डेवलपमेंट या इवोल्यूशन नहीं हुआ, हो सकता, मतलब डायरेक्टली फॉर्म से या उनकी प्रजातियों से इनकी डेवलपमेंट नहीं हुई है जिम्नोस्पर्मस स्टेज में जाए बगैर, ठीक है। अब हम इसके कुछ ऐसे फीचर्स पढ़ेंगे, डिस्टिंक्टिव फीचर्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स एज अपोज टू जिम्नोस्पर्म्स। तो इनमें क्या है, नंबर 1, यहाँ पे जो शब्द आया है डिस्टिंक्टिव, तो इसका मतलब क्या है, तो इसका मतलब हम जो है वो है क्लियरली डिफरेंट फ्रॉम अदर्स। अदर्स में क्या आ जाएगा, जिम्नोस्पर्म्स, ठीक है। तो ये
औरों से जो है अलग नज़र आते हैं, मतलब जिम्नोस्पर्म से ये अलग नज़र आते हैं। तो ये इसके डिस्टिंक्टिव फीचर हो गए। ठीक है, वो क्या है? नंबर 1, एनक्लोजर ऑफ द ओव्यूल्स इन द ओवरी, ओवरी में ओव्यूल्स। ठीक है, दूसरा फीचर हो गया जो फीमेल गैमेटोफाइट है वो और रिड्यूस हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, और डबल फर्टिलाइजेशन आएगी इसके अंदर होती है। और इनके अंदर जो है ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू होता है, और उसको हम क्या बोलते हैं? एंडोस्पर्म, प्रेजेंस ऑफ एंडोस्पर्म, राइट। एंड जो इनकी डेवलपमेंट हुई है, डेवलपमेंट ऑफ more complex and efficient conductive system like vessels in the xylem and sieve tubes and companion cells in the phloem, right? So इनके जो xylem में vessels और sieve tube और companion cells जो है phloem में, तो इनकी जो डेवलपमेंट ज़्यादा हुई है, कॉम्प्लेक्स है, एफिशिएंट है, ये भी इनका एक फीचर्स है। और अगला जो फीचर है इनका, एक्सप्लॉयटेशन ऑफ इंसेक्ट्स एंड अदर एनिमल्स एज एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। तो ये जो इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स को भी अपनी पॉलिनेशन के लिए एजेंट्स के रूप में यूटिलाइज करते हैं। ठीक है, अब हम आगे चलेंगे इसके अंदर। सो ये जो डिफरेंसेस हैं ये हमें क्या दिखाते हैं? दे शो इवोल्यूशनरी मॉडिफिकेशंस, कि कैसे इन्होंने अपने आप को मॉडिफाई किया according to the situation, according to the environment। किसने? जिम्नोस्पर्म्स। क्योंकि हम जो है जिम्नोस्पर्म्स को इनका एंसेस्टर मानते हैं। तो ये जो हैं, ये चीज़ें जो आपने पीछे देखे, जो करेक्टर्स 6 जो डिस्टिंक्टिव फीचर देखे, किसके? एंजियोस्पर्म्स के। सो जिम्नोस्पर्म्स ने मॉडिफाई किया अपने आप को और ये फीचर्स जो है डेवलप किए। ठीक है, और इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है ये कि द एनक्लोजर ऑफ ओव्यूल्स इन एन ओवरी प्रोवाइड्स एडिशनल प्रोटेक्शन। सो ओवरी को ज़्यादा प्रोटेक्शन करने के लिए, प्रोटेक्शन देने के लिए जिम्नोस्पर्म्स ने अपने अंदर जो ओवरी है उसके अंदर जो ओव्यूल की मॉडिफिकेशन की, उसने इनको एडिशनल प्रोटेक्शन दी, राइट। अब जो ओव्यूल्स ऑफ बोथ कॉनिफर्स एंड साइकेड्स जो हैं, उनका एयर के प्रति, एयर की तरफ जो एक्सपोजर ज़्यादा होता है, कब? पॉलिनेशन। जब पॉलिनेशन होती है तो उनका जो है एयर की तरफ ज़्यादा एक्सपोजर होता है। और इस कंडीशन में जो है वो किस के द्वारा उनको रक्षा की जाती है ताकि वो फट ना जाए? कौन से? कॉन स्केल्स। ठीक है, तो जब ये धीरे धीरे डेवलपमेंट हुई तो उनके अंदर क्या अपीयर हुए? कॉन स्केल्स। किसके अंदर? कोनिफर्स के अंदर। ठीक है, फॉर प्रोटेक्शन। तो अब इसमें एक चीज ध्यान में रखनी है कि जो substitution of a triploid nutritive tissue जो कि इनके एंजियोस्पर्म्स के सीड्स में होता है,
ठीक है। और जो हैप्लॉइड टिश्यू जिम्नोस्पर्म्स में होता है, तो इस चीज का मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि हम इस चीज की जो जिम्नोस्पर्म में जो हैप्लॉइड टिश्यू था उसकी जगह पर एंजियोस्पर्म में आया ट्रिप्लॉइड न्यूट्रिटिव टिश्यू, पर इसकी सिग्निफिकेंस अभी तक क्लियर नहीं है। और जो एंजियोस्पर्म्स हैं इंसेक्ट्स और अदर एनिमल्स को भी, जैसा कि पहले बताया मैंने, पॉलिनेटिंग एजेंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है। अब जो इंसेक्ट्स हैं वो कैसे अट्रैक्ट होते हैं? सिर्फ एक पोलन, छोटे से अमाउंट की वजह से, पोलन के वो छोटी सी मात्रा की वजह से वो अट्रैक्ट होते हैं। और एक एफिशिएंट जो पॉलिनेशन जो है वेरी एफिशिएंटली जो है इनके अंदर होती है। ठीक है। अब अगर हम इसके उलट देखें कि जिम्नोस्पर्म में होती है विंड पॉलिनेशन। अब यहाँ जब विंड चलेगी तो उसके लिए पॉलन की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि उसमें से पॉलन उड़ भी जाएंगे, वेस्ट भी हो जाएंगे, तो वहां पे हमें जो है ज्यादा जो है पॉलन की जरूरत पड़ेगी। राइट। अब एक चीज और आपने देखनी है, प्रेजेंस ऑफ वेसल्स। जो मोस्टली जो एंजियोस्पर्म्स हैं उनमें हमें वेसल्स मिलेंगे। अब इस वेसल्स का क्या फायदा है? जैसा कि मैंने पीछे बताया, जो ये वेसल्स कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देते हैं किसको? एंजियोस्पर्म को। किसके ऊपर? जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर। राइट। और ये जिम्नोस्पर्म हैं वेसल्स की बजाय ट्रैकिड्स के ऊपर ही निर्भर है। किस चीज के लिए? कंडक्शन ऑफ वाटर। राइट। ये आगे पढ़ेंगे हम एनाटॉमी में, प्लांट एनाटॉमी में, तो उसमें आपको ये वेसल्स और ट्रैकिड्स समझ में आएंगे। राइट। अब ये जो फ्लोएम, जो एंजियोस्पर्म में हमें फ्लोएम दिखेगा, उसका मोर कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है। राइट। तो वो जो सीव ट्यूब कंपेनियन सेल्स हैं और सीव टर्मिनल सीव प्लेट्स होती हैं, वो चीज़ इसको ज़्यादा कॉम्प्लेक्स बनाती है। ठीक है। सीव एलिमेंट्स जो जिम्नोस्पर्म में प्रेजेंट होते हैं उनके अंदर लेटरल सीव एरियास होते हैं, और जो एंड टू एंड वो जुड़े नहीं होते। किसके अंदर? सीव ट्यूब्स में, जबकि जिम्नोस्पर्म्स में ये जुड़े होते हैं। ठीक है। सॉरी, एंजियोस्पर्म्स में जुड़े होते हैं, जिम्नोस्पर्म में ये जुड़े नहीं होते। और कंपेनियन सेल्स भी जिम्नोस्पर्म में नहीं होती। सो इन सब वजह से जो एंजियोस्पर्मिक फ्लोएम होता है वो मोर एफिशिएंटली काम करता है जिम्नोस्पर्म्स की अपेक्षा। ठीक है। और इस तरह जो एंजियोस्पर्म्स हैव ग्रेट एडेप्टिव एडवांटेज ओवर जिम्नोस्पर्म्स, तो इसी वजह से, क्योंकि उनको ये एडवांटेज मिल गई अडेप्ट
कंपैरेटिव एडवांटेज जो है जिम्नोस्पर्म्स के ऊपर मिल गई एंजियोस्पर्म्स को। तो इस वजह से जो है ये ज़्यादा डोमिनेंट हो गए और ज़्यादा डाइवर्स फॉर्म में हमें ये मिले। ठीक है, तो स्टूडेंट्स आज हम यहीं पे ख़त्म करेंगे इसको। ये हमारा जो था ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ एंजियोस्पर्म्स का जो चैप्टर है, इसके लिए हम जो बुक है स्टूडेंट्स वो फॉलो कर रहे हैं सिंह, पांडे, जैन, ये तीनों राइटर्स की बुक हम फॉलो कर रहे हैं। पर डॉक्टर वी सिंह, डॉक्टर पी सी पांडे एंड डॉक्टर डी के जैन, तो इनके बुक हम फॉलो कर रहे हैं, इसी में से ये चैप्टर है। पर जो हमारे सिलेबस के डिफरेंट चैप्टर्स हैं वो हम डिफरेंट बुक से जहाँ जिसमें से हमें बढ़िया मिलेगा हम उसको फॉलो करेंगे और जो इजीली आपको समझा सके। तो फिलहाल हम इसके लिए ये इन तीनों राइटर्स की बुक प्लांट टैक्सोनॉमी एंड इकोनॉमिक बॉटनी इसको जो है यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको समझ में आए तो इसकी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए ताकि और बच्चों की भी हेल्प की जा सके। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे हम इस चैप्टर इस टॉपिक के साथ, फॉसिल रिकॉर्ड्स ऑफ एंजियोस्पर्म्स। टिल देन इट्स गुड बाय, थैंक यू।